जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आप मनमोहन मिश्रा अपने इस लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मैंने आज टाइमलाइन पे डाला था कि मैं किस सब्जेक्ट पे और किस विषय पे बात करूंगा। और आज का विषय वही होगा। आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप जब जुड़ें उसी समय सबसे पहले इसे अपने पेज पे शेयर कर लें, अपने टाइमलाइन पे शेयर कर लें, जिससे लोग भी, आपकी टाइमलाइन से गुजरने वाले लोग भी इसे आगे बढ़ा सकें। और दूसरी बात की, सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के अलावा, यानी सोशल मीडिया के अलावा, यानी आप जैसे लोगों के अलावा जो इस समय देश के लिए कर्णधार बने हुए हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को देख रहे हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि देश के हित की बात आम आदमी तक पहुंचाई जा सके। मीडिया बची नहीं है। कहने का अर्थ यह है, लोकतंत्र का चार खंभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। अस्तित्व उसका नहीं बचा है। देश अब आपको बचाना है, आम आदमी को बचाना है, गरीब को बचाना है, मजदूर को बचाना है। जिम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ी है दोस्तों, इस देश को बचाने की। तो आज मैंने अपनी टाइमलाइन पे डाला था कि आप बीच बीच में जो सवाल खड़ा करेंगे, आप जो सवाल डालेंगे, उसका भी मैं जवाब देता चलूंगा साथ में साथ। तो आज मैंने टाइमलाइन पे अपने डाला था मेरे दोस्तों कि मोदी जी आगे बढ़ो, आप इसी के लिए बने हो। किस लिए? सवाल है। तो मोदी जी बने हैं ईडी, सीबीआई, पुलिस, इन सबसे लोगों को डराने के लिए। आप देख रहे हैं कई दिनों से बहुत एक मेलोडियस ड्रामा चल रहा है। राहुल गांधी को दिन दिन भर पूछताछ के लिए बिठाए जा रहे हैं, जबकि सारे चोर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। जितने चोर थे, जितने डाकू थे, वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए ईडी से बचने के लिए। कुछ एक बचे हैं। आप राहुल गांधी को गलत मान सकते हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, इसके लिए मैं किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन राजनीतिक बातों का विश्लेषण आप तक पहुंचाता हूं। तो राहुल गांधी से 10-10, 12-12 घंटे पूछताछ करने की बजाय, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी, अगर 56 इंच का सीना है, तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। आपको पूरा चैलेंज है नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरा चैलेंज है। आपके डीएनए को चैलेंज है। वैसे आप वादा करके आए थे कि काले धन को लाएंगे, सबको 20-20 लाख देंगे, किसी भी काले धन वालों को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो नौटंकी क्यों? और 8 साल से क्यों? तो अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो राहुल गांधी को आप गिरफ्तार करके दिखाओ, आपकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। आपको अंदाजा लग जाएगा कि 30% लोगों का वोट लेकर देश को आप हिटलर की तरह चला रहे हो। आपको कितने लोग समर्थन करते हैं, कितने लोग मानते हैं, आपके साथ कितने लोग हैं, यह भी पता चल जाएगा। आप गिरफ्तार करके दिखाओ। नौटंकी क्यों करते हो? ड्रामे क्यों करते हो? मैं फिर से कह रहा हूं, बात को दोहरा रहा हूं।
इस चैलेंज को स्वीकार करो, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी, कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। छोड़िए राहुल को, छोड़िए राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को नहीं, जिसके पीछे बहुत दिनों से पड़े हो, वाड्रा को आप गिरफ्तार करके दिखाओ। आपको अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं आप सिर्फ खेलना जानते हो, ड्रामा करना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो, देश को बरगलाना जानते हो, कब किस चीज को दबाने के लिए किस चीज को उभारना है। आप राहुल गांधी पर ईडी की जांच या ईडी से पूछताछ इसीलिए करवा रहे थे कि आपको अग्निपथ लाना था। अग्निपथ ला करके आपने देश के किसानों को पहले ठगा और देश के युवाओं को अब ठग दिया। जो देश के युवा कभी आपका समर्थन कर रहे थे, उन्हीं किसान का बेटा होने के बावजूद भी आज उन्हें पता चला कि आप कितने बड़े धोखेबाज हो। आप किसी को नहीं छोड़ोगे। अब रह गई बात नुक्ताचीनी की कि वो खराब है, अच्छा है, सही है, गलत है। अगर मैं मानता हूं ठीक है, अगर आप कहते हो कि अग्निपथ योजना सही है, सारे डिपार्टमेंट में आप लागू करोगे, ये तो पता है, ये जानता हूं। आप पुलिस में भी अग्निपथ लाओगे, आप सेना में तो ला ही दिए, आपको सेना में सबसे बाद में लाना चाहिए था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उससे देश हित जुड़ा है, राष्ट्र की सुरक्षा जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे आपको राष्ट्र की सुरक्षा की तो पड़ी नहीं है। चीन कब्जा कर रहा है, पूरा कब्जा कर ले, आपसे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कोई उसकी चिंता है नहीं। तो आपने सेना के साथ खिलवाड़ किया, उनके मनोबल के साथ, उनके मोरल के साथ, और उसमें अपने सैनिक अधिकारियों को भी शामिल कर लिया इस खेल में। बात यहां नहीं होती। बात यह होती है कि आप अगर कुछ करना ही चाहते हो, अगर हिम्मत है आपको करने की, तो आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लो, राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ। आप कितने दिन तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहते हो, आपको अंदाजा लग जाएगा। आपका कितना समर्थन इस देश में है, लोग आपको कितना मानते हैं, लोग आपको सही कितना मानते हैं, आपके देशद्रोह को लोग समझते हैं या नहीं समझते, यह अंदाजा लग जाएगा। लोगों का मौन टूट जाएगा, लोग बाहर आ जाएंगे, लोग सामने आ जाएंगे। तो गिरफ्तार करो। पहला मेरा जो मैंने आज कहा था कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करो, अगर हिम्मत है तो, अगर 56 इंच का सीना है तो। मोदी जी, मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी किसी भी कीमत पे किसान बिल वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो अडानी अंबानी द्वारा लाया गया है। बाद में धीरे धीरे यह साबित हुआ। आपने देश को बेवकूफ बनाने के लिए किसान बिल वापस लिया, जो कि हकीकत नहीं है। किसान बिल तो आप लागू कर चुके हो घुमा करके। अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पे आपने डाल दिया और सब कुछ अडानी को बेच दिया, तो किसान बिल रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं होता है। यह बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी, लेकिन सच यही है। अब आते हैं कि किसानों को आपने धोखा दिया। मैंने उस समय चैलेंज किया था कि नरेंद्र मोदी, अगर हिम्मत है तो आप किसान बिल वापस लेकर दिखाओ। सिर्फ यह कहो कि किसान बिल मैं वापस लेना चाहता हूं, यह कहो, आपका इस्तीफा सामने आ जाएगा। आपने नौटंकी की, ड्रामा किया, साल भर तक खींचे, पीछे से बैकग्राउंड तैयार किया, आपने जितने भी बड़े बड़े विभाग थे उसको बेचा, पूरा प्रोग्रामिंग सेट कर लिया। जब इनडायरेक्टली किसान बिल लागू कर दिया, तब आपने किसान बिल वापस लिया, किसानों को ठगने के लिए, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए।
और जो वादे किसानों से किया कि मैं आप अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लीजिए, मैं इन बातों को मानता हूं, उन बातों को भी आपने पूरा नहीं किया, वहां भी धोखा दिया। खैर, धोखा तो आपके खून में है, आपके जहन में है, आपके डीएनए में है, ये कोई नई बात नहीं है। सच आप बोलते नहीं। तो अब वहां मैंने चैलेंज किया था आपको कि आप किसान बिल किसी भी कीमत पे वापस नहीं लोगे, और आपने नहीं लिया, इनडायरेक्टली लागू कर दिया। यह बात भी मैं लोगों को समय समय पर बताता रहा हूं। लोग नहीं समझते, ना समझें, वो अलग बात है। लेकिन इन्हीं किसानों के बच्चे, जिन्हें उम्मीद थी कि वो सेना में जाएंगे, वो आपके लिए मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे, आपने उन्हें भी ठग दिया। दो ही मूल कर्णधार हैं देश के, एक किसान और दूसरा जवान। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों और जवानों का नारा देकर इस देश को रिवाइव किया था, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला था, बहुत बड़ी गरीबी से निकाला था। और आपने ना जवान को छोड़ा ना किसान को छोड़ा, आपने दोनों को ठगा। इसका लॉन्ग टर्म्स तो छोड़िए, शॉर्ट टर्म कितना ज्यादा असर सेना पर पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा, देश पर पड़ेगा, इसका अंदाजा आपको नहीं है। धीरे धीरे जब सामने आएगा तब आपको पता चलेगा। आपको नहीं, इस देश को पता चलेगा। आप तो राज करके चले जाओगे। मोदी जी, आप कभी इस बात को नहीं समझोगे। आप वही भस्मासुर हो जिसको ये पावर भस्म करने का, यानी राज चलाने का, इस देश को पर राज चलाने का जो पावर था, भगवान शिव की तरह, ये पावर आपको इसी जनता ने दी थी, इसी किसान ने दिया था, इसी जवान ने दिया था। आपने उन्हें नहीं छोड़ा, यानी भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। आप वो भस्मासुर हो जो भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ईश्वर आपकी व्यवस्था कर रहा होगा कि कब आप अपने हाथ अपने सर पर रखोगे। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि भगवान शिव को ठगना, यानी इस आम जनता को ठगना आसान नहीं है। किसानों को ठगना, जवानों को ठगना आसान नहीं है। ठग कर आप बच के निकल कर नहीं जा सकते, नरेंद्र मोदी, यह याद रखना। तो दूसरा, वो मेरा पहला चैलेंज था किसानों के बारे में। यह दूसरा चैलेंज है, हिम्मत है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करो, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, वाड्रा को ही गिरफ्तार करो, नहीं कुछ तो किसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। और आप क्या गिरफ्तार करोगे नरेंद्र मोदी? 47% ब्लैक मनी विदेशों में भर गया। अब वो भले ही अल्टीमेट ओनर अब दूसरे हैं, अब बाबा रामदेव जैसे, अडानी जैसे, रविशंकर जैसे दलालों के नाम अब वो पैसे आ गए हैं स्विस बैंक में, लेकिन हैं वहीं पर पैसे। तो ये तो सच है। कुछ गुजराती चोरों को आपने मिलाया, उनको वहां भेजा, उनके नाम ट्रांसफर करवाया, तो ठीक है। आप जो कर रहे हो, ब्लैक मनी का जो हाल है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप मानकर चलिए नरेंद्र मोदी जी कि आपने भगवान शिव को ठगा है। भगवान शिव कौन है? इस देश की जनता। इस देश की जनता ही भगवान शिव है। और उसमें प्रधान कौन है? किसान और जवान। और उन्हें आपने नहीं छोड़ा, उन्हें आप भस्म करने निकले हो। देखते हैं कितने दिन तक आप उन्हें भस्म कर पाते हो। अब दूसरी बात, मैंने कह दिया कि दूसरा चैलेंज आपके लिए है कि आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। अगर आपके डीएनए में, आपके डीएनए को चैलेंज कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, हिम्मत है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार कर। नौटंकी मत करो, कानून काम कर रहा है, अपना काम करेगा। कानून 8 साल से काम कर रहा है। 8 साल में कितने ब्लैक मनी होल्डरों को आपने गिरफ्तार करवाया, कितने को जेल भेजा? आप बोले थे कितने को 2 रुपया 10
10 लाख 15-20 लाख तो वैसे ही मिल जाएंगे, 15-20 रुपया किसी को नहीं दिया। खैर वो छोड़िए, आपके झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, ये आपके डीएनए में है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अभी जो कर रहे हो उस पर चैलेंज तो बात बनता है। दूसरा चैलेंज आपके लिए आज है नरेंद्र मोदी जी कि महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, और लगे हो गिराओगे। मैं चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, क्योंकि पूरा देश के राजनीतिक लोग, देश की राजनीति में रहने वाले लोग यह समझ जाएं कि आप क्या करते हो उनके साथ जो आपके करीब रहते हैं, आपके करीब जाते हैं। यानी आपने यहां भी साबित किया है कि आप भस्मासुर हो। जो आपके करीब रहेगा उसके सर पे हाथ रखकर उसे भस्म कर दोगे, यह तो सामने आ चुका है। उद्धव ठाकरे को भी यह पता चलना चाहिए, उद्धव ठाकरे को यह लगना चाहिए कि कहीं अगर हम पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी से अगर संबंध न बनाए होते, नजदीक न गए होते, तो शायद उनका अस्तित्व तो बचा रहता। आगे बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा उनकी लड़ाई है, लड़ेंगे, लड़ने वाले लड़ते हैं, लड़ेंगे, वो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति के तरीके से लड़ेंगे। लेकिन आप उनकी सरकार गिराओगे तो कम से कम उद्धव ठाकरे को यह लेसन मिलेगा और इस देश के सारे राजनीतिज्ञों को यह लेसन मिलेगा कि जो आपके करीब जाता है उसका हश्र क्या होता है। और सबसे बड़ा, वो आदमी जो ऑटो चालक था और आज चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपके बल पर उछल रहा है, उसको यह समझ लेना चाहिए कि उसका हश्र क्या होगा। गद्दारों का कभी भला नहीं, गद्दार तो सबसे पहले जाते हैं। विभीषण का नाम लेवा कोई नहीं है, भले ही वो भगवान राम के पुजारी थे, लेकिन लंका को ध्वस्त करने में उनका हाथ था, चाहे जो भी समझ लो। आपके उस प्यादे का क्या हाल होगा वो उसे आज समझ में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। खैर, उद्धव ठाकरे को यह बात समझ लेनी चाहिए कि आप आगे आपके साथ क्या करना है, आपसे कैसे लड़ना है। आपसे वही आदमी लड़ सकता है जो आपके सामने मुकाबले में खड़ा रहेगा। आपके करीब गया उसे तो आप भस्म ही कर दोगे। उद्धव ठाकरे को एक और, अगर वो मानेंगे, अगर वो उनमें अगर वैधानिक रूप से अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें विधानसभा भंग कर देनी चाहिए और चुनाव के लिए जाना चाहिए। अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें सबसे पहला निर्णय यही लेना चाहिए, लेकिन वैसा आप होने नहीं दोगे। एक और बात याद दिलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, आपने जब देश कोरोना की आग में झुलसने जा रहा था, आग लग रही थी, पूरे देश में कोरोना फैल रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी जी आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे। 1 महीने तक, पहले तो 31 जनवरी को ही जब कोरोना देश में आ गया तो 24 फरवरी तक आप नमस्ते ट्रंप करके इस देश में कोरोना को फैलाए। दूसरा, आप 1 महीना और कोरोना को फैलने का समय दिया। आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पड़े, मध्य प्रदेश की सरकार के पीछे पड़े, विधायकों को लेकर इसी तरह से घुमाते रहे और अंत में 23 तारीख को सरकार गिराकर जब आपने बना ली तब 24 तारीख को लॉकडाउन देश पर थोपा। इस पर किसी ने आपसे कभी सवाल नहीं किया। आज वैसी ही परिस्थिति सामने है। एक तरफ आसाम जलमग्न है, एक तरफ आसाम डूब रहा है,
मौतें हो रही हैं, लोग बह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको मदद की जरूरत है। और एक तरफ आपका ऑपरेशन महाराष्ट्र चल रहा है, महाराष्ट्र के विधायकों को ले जाकर के असम के होटल में टिका के रखा है। यही आपका डीएनए है, यही आपका खून है, यही आपकी सच्चाई है, जिस सच्चाई को देश नहीं समझ पा रहा है कि आपके लिए सरकारें बनाना, सरकारें गिनाना ही आपकी राजनीति है, कोई जिंदा रहे या मर जाए। यह वही समय है, वो समय था जब देश में कोरोना फैल रहा था, तब आप नमस्ते ट्रंप मना रहे थे और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। आज जब आसाम जलमग्न हो रहा है, डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, तब आप महाराष्ट्र की सरकार बना रहे हो, महाराष्ट्र की सरकार गिरा रहे हो। इसी के लिए आप बने हो। इसीलिए मैंने कहा कि आप महाराष्ट्र की सरकार गिराइए, आप इसी के लिए बने हुए हैं। और एक और बात आपके लिए चैलेंजिंग है नरेंद्र मोदी जी, आपने मैंने चैलेंज करके कहा था कि आप किसान बिल वापस नहीं ले सकते, क्योंकि किसान बिल आप नहीं लाए हो, क्योंकि किसान बिल आपका बनाया हुआ है ही नहीं, क्योंकि किसान बिल अडानी अंबानी का है, क्योंकि किसान बिल के जरिए अडानी अंबानी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, देश की जमीनें हथियाना चाहते हैं, और वही था, वही हुआ। आज फिर एक और चैलेंज की बात है नरेंद्र मोदी जी, आप किसी भी कीमत पे अग्निपथ योजना वापस नहीं लोगे, क्योंकि ये अग्निपथ योजना भी दलालों ने बनाया है, देश के दुश्मनों ने बनाया है, रामदेव जैसे दलालों ने या अडानी अंबानी जैसे देश के दुश्मनों ने बनाया है, जिन्हें सेनाओं की जरूरत है, जिसे पैसा लगा करके देश अग्निवीर बनाएगा, ट्रेंड करेगा, और वो जाकर के उनके प्रतिष्ठानों की, संस्थानों की नौकरी करेंगे, वॉचमैनी करेंगे। और वो आपका एक नेता विजय वर्गीस सीधे सीधे खुलकर बोल चुका कि जो भी अग्निवीर बाहर आएगा उसे हम अपने यहां वॉचमैन रखेंगे, अगर हमको वॉचमैन रखना होगा तो हम अग्निवीर को ही रखेंगे। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा अपमान किसी भी दुनिया की किसी भी सेना का किसी भी नेता ने किया होगा, इससे बड़ा अपमान। और कोई सैनिक बन करके, अग्निवीर बन करके बाद में भारतीय जनता पार्टी की वॉचमैनी करने के बारे में सोचेगा, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि एक भी भारत का एक भी आदमी बाहर आकर अग्निवीर बनना चाहेगा। अगर उसे यह बात तय हो जाती है कि उसे बाहर निकल करके अग्निवीर के बाद 4 साल के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर या अडानी के लिए या अंबानी के लिए या रामदेव जैसे दलों के लिए वॉचमैनी की नौकरी उनको मिलेगी, तो वो अग्निवीर नहीं बनेगा। अब रह गई आपके अग्निपथ योजना में आप जो दे रहे हैं लोगों को, 4 साल 2 साल उनको लग जाएगा तैयारी में, भर्ती में, वगैरह वगैरह में, पता नहीं कब दोगे तो वो 4 साल रहेंगे, 4 साल के बाद बाहर आ जाएंगे तो उनके हाथ में 10-12 लाख रुपए होंगे। अच्छी बात है, लेकिन उन 4 सालों में जो तनख्वाह आप दे रहे हो वो बाहर पान पंचर की दुकान और दिहाड़ी मजदूरी करके भी ले सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लो। आज एक मजदूर मैं कह रहा हूं, दिहाड़ी मजदूर जो भट्ठे पे काम करता है या जो बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में काम करता है, जो ईंटें जोड़ता है, वो छोड़ दो, मिस्त्री है वो, तो जो मजदूर है, जो ईंटें थमाता है,
वो 1,000 रुपया रोज लेता है। 1,000 रुपए का मतलब होता है 30,000 रुपया। अब आप बताइए नरेंद्र मोदी जी कि आप अगर उसे पंचर की दुकान खोलनी है, अगर उसे नाई की दुकान खोलनी, जैसा कि आपके नेता कहते हैं, नाई की दुकान खोलनी है, पंचर की दुकान खोलनी है, चाय की दुकान खोलनी है, पकौड़े की दुकान खोलनी है, अगर यही खोलना है तो वो अभी कर लेगा, साल 2 साल अपना अग्निवीर बनने के लिए, और उसके बाद 4 साल के बाद बाहर निकलने तक इंतजार क्यों करेगा? उतने में तो उसका बिजनेस जम जाएगा। तो अभी से नाई के का कारोबार कर लेगा, अभी से वो पंचूरन की दुकान खोल लेगा, अभी से वो गुटके की दुकान खोल लेगा, अभी से वो पंचर बनाने लगेगा, अभी सब कुछ अभी से कर लेगा। अग्निवीर क्यों बनेगा? अग्निवीर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर वॉचमैनी करने के लिए। क्या कोई सैनिक भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर वॉचमैनी करने के लिए सैनिक बनता है? क्या कोई भारतीय सैनिक बनेगा, अग्निवीर बनेगा, बाद में उसे तो सेना का भूतपूर्व सैनिक का भी उपाधि नहीं मिल रही है, बाद में उसे पेंशन भी नहीं मिल रहा है, बाद में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, बाद में कोई इज्जत भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो पहले से ही पंचर की दुकान खोल लेगा, पहले से ही नाई की दुकान खोल लेगा, बाल काटेगा, पहले से ही सब कुछ कर लेगा। काहे को जाएगा आपके पास? क्यों वो अग्निवीर बनेगा? मारा गया तो उसकी जिंदगी गई। शहीद भी आप मानोगे या नहीं मानोगे पता नहीं, बाद में जब उसे सैनिक मानने के लिए तैयार नहीं हो तो शहीद मानोगे पता नहीं। मैं नहीं जानता कि भारत का एक भी बच्चा मैं एक भी बच्चे, मैं नहीं जानता कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इस देश में, लेकिन जो समझ रहा हूं, मैं नहीं समझता कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने वॉचमैनी करने के लिए अग्निवीर बनने नहीं जाएगा। कोई अडानी या अंबानी के संस्थानों में वॉचमैनी करने के लिए अग्निवीर नहीं बनेगा। कोई आपने उनके सपने तोड़े, उनके जज्बे को तोड़ा, सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन उनका मजाक भी उड़ाया। लोग, बच्चे रो रहे हैं, कलप रहे हैं, आपको श्राप दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो भगवान शिव हैं। जिस लिंग की तलाश में आप घूम रहे हो, आपकी पार्टी घूम रही है, आपके दल्ले घूम रहे हैं जगह जगह लिंग की तलाश में, ये वही शिव लिंग हैं, ये वही शिव हैं। जनता जनार्दन ही, जनता को जनार्दन कहा गया है। जनार्दन का मतलब आप जानते हो, ईश्वर। आपका क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस देश का जो कर रहे हो उसको रिवाइव कैसे किया जाएगा, उसको फिर से वापस पटरी पे भारत को कैसे लाया जाएगा, इसके बारे में सोच सोचकर जरूर परेशानी होती है, तकलीफ होती है। मोदी जी, तो आपको अग्निपथ योजना की बात मैं अगर करूं, अग्निपथ योजना के लिए भी मैं शुरू में ही पहले दिन बोला, फिर बोल रहा हूं, आगे भी बोल रहा हूं, आप किसी भी कीमत पे अग्निपथ योजना वापस नहीं लोगे। और बात फिर वही है कि ये योजना ही अडानी अंबानी की बनाई हुई है, ये वो योजना ही पूंजीपतियों की बनाई हुई है, क्योंकि उनको एज ए वॉचमैन चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आपको, देश को, आपको एक्सपेंडेबल आर्मी चाहिए जो सिर्फ मरने के लिए बनाई जाती है, और अडानी अंबानी को वॉचमैन चाहिए जो बाद में वो बनेंगे निकल करके। अब रह
रही बात उन सैनिकों की, जो उन अधिकारियों की या सेनाओं में जो आज हैं उनकी, क्या वो ये कह सकते हैं कि जो अग्निपथ योजना है सही है? अगर सही है तो वो अग्निपथ आप पास्ट से लागू कर दो, सबको निकाल दो। जो 4 साल पहले अभी नौकरी कर चुके हैं उनको भी निकाल दो। कम से कम आप अपने कार्यकाल से ही अग्निपथ लागू कर दो। नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद जो सेना में भर्ती हुए हैं, अगर उनका 4 साल पूरा हो गया है तो निकलो। फिर उनसे पूछो कि वो क्या करते हैं, फिर वो आपका समर्थन करते हैं कि नहीं। शर्म की बात है जो वीके सिंह कुछ दिनों या महीनों के लिए कोर्ट चला गया लड़ने के लिए, वो आदमी आपके अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहा है। और यही बात मैंने पहले भी कहा था कि लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले अपने आप को बधिया कर लेते हैं, नपुंसक बना लेते हैं, अपने आप को स्टरलाइज कर लेते हैं, उसके बाद शामिल होते हैं। मैं समझ नहीं पाता, सच भी नहीं बोल पाते अगर भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो कैसे हैं पता नहीं। कुछ एक जरूर हैं जो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ डर के मारे चुप हैं। जो भ्रष्ट हैं वो डर के मारे चुप हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में चुप हैं। कुछ मंत्री पद के लालच में, विधायक के लालच में, सांसद के लालच में चुप हैं। खैर, ये देश ऐसा ही है। अगर देश ऐसा नहीं होता तो 200 साल कुचल करके इस देश को मुट्ठी भर अंग्रेज आकर के राज करके, चोर लुटेरे, समुद्री डाकू, समुद्री चोर आकर के राज करके न चले जाते। तो ये तो समझ में आता है कि कैसे लोग हैं, हम कैसे हैं हम जानते हैं। तो वो जो अब उसके अलावा जो लोग राह चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, वो भी उसमें से जो या ऐसे लोग अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनसे अगर पलटकर सवाल पूछा जा रहा है कि अग्निपथ योजना में के फायदे क्या हैं, तो नहीं बता पा रहे हैं। किसान बिल के बाद भी, किसान बिल में भी यही हुआ था। किसान बिल अच्छा है, मोदी लाए हैं तो सोचकर लाए होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं से मैंने जब पूछा था तो उनका जवाब यही था। इसके बाद जब मेरा पलट कर जब मैंने सवाल पूछा कि आप बताइए उसके फायदे क्या हैं, तो बोले मुझे पता नहीं किसान बिल के बारे में। आज ठीक इस अग्निपथ योजना के बारे में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लो, वो ऐसे ही उलूल जुलूल बातें करेगा। वो कहेगा कि हम वॉचमैनी पे रख लेंगे, निकलेंगे तो अग्निवीर, बाद में हम उन्हें रोजगार देंगे। क्या रोजगार दोगे? हम बोलेंगे हम वॉचमैन बना लेंगे। आपने मजाक में कहा था या सीरियसली कहा था कि हम भी चौकीदार, और पता नहीं एक नारा आपने बुलंद किया था और पूरा जो आपके लोग थे वो सब चौकीदार बनने के लिए तैयार हो गए थे। मैं भी चौकीदार। आज सबको आपने चौकीदार बना दिया। आपके नारों से भी लोगों को डरना चाहिए, आपके जुमलों से भी डरना चाहिए। खैर, एक्सप्लेनेशन आपके पास है नहीं। आप, जैसे मैंने कहा कि आज आसाम डूब रहा है, तो आपका ऑपरेशन लोटस इन महाराष्ट्र चल रहा है। आपके लिए आम आदमी का जीना या मरना कोई मायने रखता ही नहीं। और अगर मिर्ची लग जाएगी, तीखी लगेगी मेरी बात, या कालांतर में लग भी गई थी पहले, तो लग जाएगी तो जेल भेज दोगे। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अगर कहा जाए तो अघोषित इमरजेंसी चल रही है भारत में। तो मैंने 3 बातें आपसे कही नरेंद्र मोदी जी, कि अगर हिम्मत है तो आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिख। तीनों में आपके डीएनए को चैलेंज करता हूं।
मैं अच्छी तरह जानता हूं। झूठे मूठे केस में हम जैसे लोगों को नाम से इधर उधर करके डाल सकते हो। आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके दिखाओ अगर हिम्मत है तो। और दूसरा चैलेंज, आप महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, कम से कम देश आपके बारे में समझे और जाने। वैसे जान रहा है और भी जाने। और तीसरी बात, अग्निपथ योजना आप किसी भी कीमत पे वापस नहीं ले सकते, यह मैं जानता हूं। ये फिर मैं एक बार चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी कीमत पे अग्निपथ योजना आप वापस नहीं लोगे, क्योंकि आपने नहीं बनाई है। आप अगर बनाते, एक नेता अगर बनाता, तो उसे पता होता कि उसकी जनता को इसका कितना दुख पहुंचेगा। जो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे और जो सेलेक्ट हो चुके थे, जो इंतजार कर रहे थे कि अब उन्हें ज्वाइंट लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, हम सब कुछ कर चुके हैं, अगर उन्हें यह कहा जाएगा कि आप सारी प्रक्रिया फिर से ज्वाइन करने के लिए पूरा करो, पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, उसका क्या हल होगा। और कुछ तो आपके ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में वो आपका एज लिमिट भी पार कर चुके हैं। अब कोई बच्चा, जैसे एक सोशल मीडिया में मैंने एक बच्चे को रोते हुए देखा, अजीत अंजुम और साक्षी जोशी उसको लाई सामने। वो बच्चा रो रहा है कि मेरा तो 4 महीना उम्र ज्यादा हो गया, मेरा क्या होगा, मैं तो खत्म हो गया, मेरे तो सपने टूट गए। लेकिन नरेंद्र मोदी वो भगवान शिव है, वो जनता जनार्दन है, और उसने आपको श्राप दिया है। उसने कहा है, उसकी बात सुनिए, उसने कहा है और उसने श्राप दिया है। उसने सेम ऑन यू आपको कहा है। उसने कहा है, उसकी हाय लगेगी आपको। ऐसे लाखों लाख बच्चे हैं जिनकी हाय लगेगी, जो नहीं सामने आ रहे हैं, जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, उनकी हाय लगेगी आपको। आपका क्या होगा? खैर, आप तो शिव पर ही हमला बोल चुके हो। आप तो भस्मासुर के पूरे रूप में आ चुके हो। आप तो शिव पर ही हमला बोल चुके हो। तो देखें ईश्वर बचाता है इस देश को कि नहीं। आज देश को लड़ना चाहिए था एक होकर के कि देश श्रीलंका न बन जाए, और आज आप सेना को ही इतना कमजोर कर देना चाहते हो, इस दशा में डाल देना चाहते हो कि वो लड़ने काबिल ही ना रहे। आपकी मंशा क्या है इसके पीछे, ये ईश्वर ही जाने। आपके लोग, आपके दलाल, आपके लोग ये कहते रहे हैं इस बीच में कि आप सेनाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, देश की मजबूती के लिए कर रहे हो। चीन के सामने आप सांस तक नहीं ले पा रहे हो, तो समझ में आ गया कि आप किस मजबूती के लिए कर रहे हो और किसकी दलाली कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब आपकी मंशा क्या है जो सेना को कमजोर भी कर रहे हो। नरेंद्र मोदी आप द्वारा सिलेक्टेड अग्निवीर भारत के लिए कभी नहीं लड़ पाएगा। आप अग्निवीर नाम दे दो, अग्निपथ योजना डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, वो बॉन्डिंग्स नहीं हो पाएगी, वो सैनिक नहीं बन पाएगा। 4 साल के बाद तो वो सैनिक बनता है, और जब वो सैनिक बनेगा तब वो रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब आपको सैनिक की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आपने या तो देश का सौदा किसी से कर लिया है, क्यों आपने सोच लिया है कि आपको लड़ना ही नहीं है, आपको युद्ध में उतरना पड़ेगा ही नहीं। यानी आपने अंडरग्राउंड देश का सौदा किसी से कर लिया है, और या तो आप मूर्खता की सारी हदें पार कर चुके हो, आपको समझ ही नहीं है कि देश चलाया कैसे जाता है। खैर, अब आपकी गलतियां ही आप इस देश को निजात दिला सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार गिराइए आप।
और इसीलिए मैं चैलेंज भी कर रहा हूं कि आप राहुल गांधी को गिरफ्तार कीजिए। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अग्निपथ योजना वापस नहीं लोगे, क्योंकि देश आप चला ही नहीं रहे हो। आपके आका मानेंगे ही नहीं, उनको वॉचमैन की जरूरत है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग बोल भी रहे हैं। और अगर ये बच्चे आपके सामने आएंगे, बोलेंगे, आपका विरोध करेंगे, तो आपके लोग हैं जो इन्हें आतंकवादी कहेंगे, इन्हें उग्रवादी कहेंगे, इन्हें अतिवादी कहेंगे, और कहना शुरू कर चुके हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी वाले ही कह रहे हैं, आपके लोग, आपके नेता, बड़े नेता कह रहे हैं कि ये अतिवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। आपने किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया, खालिस्तानी घोषित कर दिया, अब जवानों को भी घोषित कर दो कि ये आतंकवादी हैं। यानी आपका जो विरोध करे वो आतंकवादी है। देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हो नरेंद्र मोदी जी, इसका अंदाजा किसी को है या नहीं है। वैसे भी ये भारत जब तक गुलाम नहीं हो जाता, जब तक लोगों के बूटों, मतलब विदेशियों के बूटों के नीचे कुचला नहीं जाता, तब तक इसे एहसास ही नहीं होता कि ये गुलाम भी हो चुका है। जितने क्षण मैंने कल ये पोस्ट डाली थी नरेंद्र मोदी जी, जितने घंटे आप इस देश में एज ए प्रधानमंत्री रहोगे, जितने घंटे उतने साल भविष्य में भारत गुलाम रहेगा। आपने 1947 में पहुंचा दिया है भारत को। 1947 के पहले, आजादी के पहले का भारत आपने बना दिया है। यानी हम 100 साल की गुलामी अब हमारी तय हो चुकी है। 1947 में आज भारत पहुंच चुका है। अब इसके बाद यानी 100 साल हम आपके नेतृत्व में खो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। अब इसमें इजाफा हो रहा है कल से। जितने घंटे आप इस गद्दी पर बैठे रहोगे, भारत के प्रधानमंत्री रहोगे या भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप चलाओगे, उतने साल, जितने घंटे की बात कर रहा हूं, जितने घंटे भारत को आप चलाओगे, यानी जितने घंटे भारत के प्रधानमंत्री आप रहोगे, उतने साल भारत गुलाम रहेगा। उतने साल भारत को गुलामी झेलनी पड़ेगी आगे। 100 साल पीछे तो जा ही चुका है भारत। यानी भारत की गुलामी 100 साल के लिए तय है। हम अब 1947 के पहले से जीना शुरू करेंगे, अपने विकास को करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है भारत के पास। सब कुछ तो आप अडानी अंबानी को बेच चुके हो। अब वो किसको आगे बेचेंगे पता नहीं। जैसे आपने किसी संस्थान को, LIC को या किसी संस्थान को अडानी को बेच दिया, एयरपोर्ट को अडानी को बेच दिया। कल अगर अडानी को के पास पावर है, कल अगर अडानी उसे अमेरिका को बेच दें, चीन को बेच दें, तो हम और आप क्या कर लोगे? आपको समझ तो, खैर ना पढ़ा लिखा होने का दुर्भाग्य यही है इस देश को। और बहुत सीधा सा सवाल है, ABCD पढ़ने वाले छोटे छात्र भी ये समझ सकते हैं कि कोई चीज जब सरकार किसी प्राइवेट आदमी को बेच देती है, जैसे मान लीजिए कि एक एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दिया। कल किसी दबाव में या किसी कारणवश या किसी समझौते के तहत लखनऊ एयरपोर्ट अडानी अमेरिका को बेच देते हैं, चीन को बेच देते हैं, तो उस एयरपोर्ट पर एयरबेस बनाना, अपनी सेनाएं उतारना बहुत आसान रहेगा, चीन को भी और अमेरिका को भी। अब सवाल ये उठता है कि ये बेचेंगे क्यों? ये गद्दार हैं, इनको पैसे चाहिए। ये पैसे के लिए कुछ भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। जब ये पैसे के लिए ड्रग्स बेच सकते हैं, नोट छाप सकते हैं, देशद्रोह कर सकते हैं और कोई कार्रवाई आप नहीं करते इन पर, तो ये आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, सब जो है ये अडानी
अमेरिका को बेच देंगे, चीन को बेच देंगे, सौदा कर लेंगे, भारत बिक गया, गया, खत्म भारत। आप सोच के देखो, कोई भी हम भाई ये मोबाइल मेरा है, मैं किसी को भी बेच सकता हूं। ये चश्मा अगर मेरा है तो मैं किसी को भी बेच सकता हूं। ये सरकार का था। रेलवे भारत की संपत्ति थी। अगर कल रेलवे अडानी की संपत्ति है तो अडानी वॉलमार्ट को बेच लेंगे। अडानी को ज्यादा पैसा मिलेगा एक मुश्त तो वॉलमार्ट को बेच देंगे, चीन को बेच देंगे, अमेरिका को बेच देंगे, जापान को बेच देंगे। आप कैसे रोकोगे? आप बताइए। और आपको अधिकार क्या है रोकने का? यानी देश खत्म, देश गया, देश गुलाम। सोचिए। खैर, सोचने की क्षमता आप में है नहीं, आप पढ़े लिखे हो नहीं, आप सोचोगे कैसे? साधारण सा एक छोटे से, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों को, भारतीय जनता पार्टी के नपुंसकों को यह बात समझ में नहीं आएगी। एबीसीडी की बात है, क ख ग घ अंग की बात है। भाई जब ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है तो मैं किसी को भी बेच सकता हूं। अगर केरला एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट या कोई जयपुर एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट अगर अडानी की निजी संपत्ति है तो वो बेच देंगे। रेलवे अगर अडानी की संपत्ति है तो वो चीन को बेच देंगे। चीन कब्जा कर लेगा, अपनी सेनाएं उतार लेगा, सब कुछ उसके हाथ में। आप कर क्या लोगे? जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाओगे तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अब यह बात भारतीय मूर्खों को कब आएगा मैं नहीं जानता, कब समझ में आएगा नहीं जानता। ये प्रश्न, ये सवाल और ये जवाब, ये बहुत छोटी क्लास के बच्चों के लिए है। और उनसे भी पूछोगे तो बता देंगे, भैया ये तेरा पेन है। एक छोटी क्लास के बच्चे से पूछो, ये तेरा पेन है, तू किसको बेचेगा? मैं जिसको बोलूंगा उसको बेचेगा या अपने मन से बेचेगा? वो बोलेगा मैं अपने मन से बेचूंगा, मैं किसी को या और वो बोलेगा मैं जो मुझे ज्यादा पैसा देगा मैं उसको बेचूंगा। तो अडानी को अगर चीन ज्यादा पैसा देगा तो उसको बेच देगा, अमेरिका ज्यादा पैसा देगा तो उसको बेच देगा। कोई भी, जापान, रसिया, फ्रांस, कोई भी देश दुनिया का, कोई भी, पाकिस्तान ही अगर पैसा ज्यादा देगा तो पाकिस्तान को भी बेच देगा। होगा नहीं उसके पास पैसा देने के लिए, लेकिन अगर हुआ तो, अगर उसके पीछे दुनिया की शक्तियां खड़ी हो जाएं और उसको पैसा देकर बोले खरीद, अडानी से सारे एयरपोर्ट खरीद ले, अडानी से सारे पोर्ट खरीद ले, क्या कर लोगे आप? और जब तक आप इस को तोड़ोगे तब तक तो देश गुलाम हो चुका होगा। अब ये बात आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। आम आदमी जो आम आदमी अग्निवीर का समर्थन कर रहा है उससे पूछिए कि क्या आप अग्निवीर बनोगे? बोलेगा नहीं। जो सांसद, जो नेता, जो अधिकारी ये कह रहे हैं अग्निवीर अच्छा है, वो अग्निवीर के तहत रिटायरमेंट ले लें। वो तो बहुत नौकरी कर चुके हैं, अब हटें बाहर। संसद में अग्निवीर क्यों नहीं लगा लेते? आप 8 साल हो गया इस देश की ऐसी तैसी कर रहे हो, तो अग्निवीर, अग्निपथ योजना लागू करो। 4 साल के बाद आपको रिटायर होना चाहिए था, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अब तत्काल रिटायरमेंट लो, हटो, भारत की कुर्सी छोड़ो। अग्निपथ योजना संसद में क्यों नहीं, विधानसभा में क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए ये दल्ले बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद भी सांसद हैं, खुद भी विधायक हैं, तो खुद भी मंत्री हैं, तो कैसे बोलेंगे? बेचारे गरीब, जिनको अब यही है, कहीं मैंने पढ़ा था कि हिटलर की थियरी थी कि लोगों को इतना भूखा नंगा कर दो, इतना गरीब कर दो, इतना नोच डालो कि जीने को ही वो विकास समझे, जीने को ही सब कुछ समझे। आपने वही किया।
और आप सिर्फ किए नहीं, चैलेंज भी वैसे ही कर रहे हो। बच्चों को अपने 4 साल का अग्निवीर बनाने चले, जब वो विरोध कर रहे हैं तो उनसे कह रहे हो आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ, तुम्हें कौन बुला रहा है? खैर, ऐसा कुछ भी आप नहीं करोगे, देश का क्या होगा अंदाजा नहीं है, देश को खुद ही पता नहीं है, और यह देश ऐसा ही है। यह देश इसीलिए बना है, इसीलिए यह देश हजारों साल गुलाम रहा है, अपनी इसी करतूतों की वजह से, अपनी इसी मूर्खताओं की वजह से, अपनी इसी नासमझी की वजह से। मैंने कहा एक छोटे से बच्चे को यह बात पूछो तो वो बता देगा, लेकिन एक नेता को पूछो तो नहीं बताएगा, वो कुछ और बोलना शुरू कर देगा। किसी नेता से पूछो कि अग्निपथ योजना अगर संसद में लागू कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, कोई भी सांसद विधायक 4 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, 4 साल के लिए ही आप होगे। कोई पेंशन, कोई ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलेगी। जब आप 4 साल के बाद आपके हाथ में 20 लाख रुपया दे दिया जाएगा। आप अग्निवीरों को 10 लाख दे रहे हो, हम आपको 20 लाख दे रहे हैं, 20 लाख रुपया दे दिया जाएगा। आप दूसरा रास्ता देखो, देश चलाने के लिए नई पीढ़ी आएगी, चलाएगी। मानोगे? नहीं मानोगे। ये विधायक समझेंगे इस बात को? नहीं समझेंगे। ये सांसद मानेंगे या समझेंगे? नहीं समझेंगे। यानी ये इंसान थोड़ी है जो गद्दार अपने आप को हिंदुत्व का भक्त बता रहे हैं और जाकर के होटल में टिके हैं, 100-100, 200 करोड़ लेकर के महाराष्ट्र को बेच देंगे, ऐसे देश के गद्दार अपने आप को नेता कहते हैं। ऐसे नेता हैं। अगर देश खड़ा हो जाए कि ठीक है, हम अग्निवीर योजना सही है, लेकिन अग्निवीर योजना संसद और विधानसभा में लागू होगी। सबसे पहले संसद और विधानसभा में लागू होगी। भाग जाएंगे ये नेता साले, सब पहले से ही टिकट उकट कटा करके बैठे हुए हैं, विदेशों में अपना धन वन ले जा करके जुटा करके बैठे हुए हैं, रातों रात गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मुझे तकलीफ है अपने सेनाध्यक्षों से कि राजनीति के दबाव में आकर के उन्होंने जितनी घटिया बातें कही हैं, जितनी घटिया बातें की है, वो गलत है। एक सैनिक होकर एक सैनिक का सम्मान करना चाहिए था। एक सैनिक कभी धमकी नहीं देता, एक सैनिक कभी मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन आपके दबाव में आकर, राजनीति के दबाव में आकर हमारे सेनाध्यक्षों ने ऐसी बातें की, धमकी तक दिया कि अगर आप कोई कानून तोड़ोगे, आप पर कार्रवाई होगी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप विरोध करोगे इस कानून का तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कौन सी बात है? ये तो धमकी हो गई सीधे सीधे। एक सैनिक, एक सेनाधिकारी धमकी देता है? मैं नहीं समझता कि सेना भी इस तरह की बातें करती हो, करी ऐसा तो जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। सेना अपने डिसिप्लिन, अपने गौरव, अपनी मर्यादा और राष्ट्र के लिए जाने जाते हैं। सेना का नाम लेने से ही सीना चौड़ा हो जाता है। किसी सैनिक को देखने के बाद एक आम आदमी का भी दिल उसे सलाम करने को करता है, लेकिन क्या अब करेगा? क्या इसके बाद भी सैनिकों की वही इज्जत रहेगी? क्या अग्निवीरों को हम सैनिक मानने सरकार ही नहीं मान रही तो हम क्या मानेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वॉचमैनी करने वाला एक आदमी, उसकी मर्यादा क्या है? इतनी हानि देश की संस्थाओं की बेचना, इतनी हानि पहुंचाना, देश को इस तरह से बर्बाद करना। खैर,
उस बच्चे ने, जो रो रहा था, उस बच्चे ने कहा, हर आदमी का एक दिन होता है, एक दिन आता है, आपका भी दिन आएगा। नरेंद्र मोदी जी, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि मैं भी देखूंगा कि उस बच्चे के मुंह से निकली हुई हाय का वो कौन सा दिन है जो आप पर आएगा। मैं इंतजार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।